हेलो व्यूअर, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे झारखंड स्पेशल चैप्टर वाइज लगभग 9000 प्लस MCQ कराए जा रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे 24 वीडियो अपलोड कर दिया है, क्लास 1 से लेकर क्लास 24 तक। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो झारखंड की प्रमुख विभूतियों को पढ़ रहे थे और प्रमुख विभूतियों में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट विभूतियों को देखा था। अब आज उसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और हम लोग शुरू करेंगे झारखंड की कुछ प्रमुख विभूतियों में टिकैत उमराव सिंह को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। झारखंड के टिकैत उमराव सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो झारखंड के टिकैत उमराव सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य है की पहचान करनी है। तो टिकैत उमराव सिंह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश की। टिकैत उमराव सिंह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश की, ये बिल्कुल सही है। टिकैत उमराव सिंह का जन्म रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के खटंगा गांव में हुआ था। टिकैत उमराव सिंह का जन्म रांची जिले के ओरमांझा मांझी प्रखंड के खटंगा गांव में हुआ था, ये सही कथन है। इनका संबंध बंद गांव राज परिवार से था। 12 गांव के राजा थे। तो ध्यान रखिएगा, इनका संबंध जो था वो बंद गांव राज परिवार से था और यह जो है 12 गांव के राजा थे। तो सभी के ये तीनों के तीनों अभी तक कथन सत्य हैं। चौथा देख लेते हैं। चौथा बोला गया कि 1857 का विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह उनके बेटे भाई टिकैत घासी सिंह को गिरफ्तार कर लोहरदगा के जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चारों के चारों कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करने वाले टिकैत उमराव सिंह का जन्म रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के किस गांव में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये खटंगा गांव में, रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के खटंगा गांव में 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करने वाले टिकैत उमराव सिंह का जन्म हुआ था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करने वाले टिकैत उमराव सिंह का जन्म रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड के खटंगा गांव में हुआ था। टिकैत उमराव सिंह का संबंध बंद गांव राजा परिवार से था। टिकैत उमराव सिंह 12 गांव के राजा थे। अगला है निम्न में से किस विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह, उनके छोटे भाई टिकैत घासी सिंह तथा दीवान शेख भिखारी तीनों ने मिलकर चूटू पालू तथा चारू घाटी में अंग्रेजी सेना की प्रवेश करने से रोक दिया था? तो निम्न में से किस विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह, उनके छोटे भाई टिकैत घासी सिंह तथा दीवान शेख भिखारी तीनों ने मिलकर चूटू पालू तथा चारू घाटी में अंग्रेज सेना को प्रवेश करने से रोक दिया था? तो ये 1857 के विद्रोह में। 1857 का विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह, उनके छोटे भाई टिकैत घासी सिंह तथा दीवान शेख भिखारी तीनों ने मिलकर चूटूपाली तथा चारू घाटी में अंग्रेजी सेना को प्रवेश से रोक दिया था। अगला है कि झारखंड के टिकैत उमराव सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के टिकैत उमराव सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला बोला गया कि टिकैत उमराव सिंह को शेख भिखारी के साथ 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर 8 जनवरी 1858 को चूटूपाली घाटी में फांसी पर लटकाया गया। पहला कथन सही है। वहीं दूसरा की बात करें तो वट वृक्ष के नीचे विलियम ऑक्स के मौखिक आदेश पर फांसी दी गई थी। तो दूसरा भी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर अपना हो जाएगा।
अगला है 1857 के दौरान 1857 के विद्रोह के दौरान टिकैत उमराव सिंह के भाई घासी सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ के जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के दौरान टिकैत उमराव सिंह के भाई घासी सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ के जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई, तो लोहरदगा के जेल में इनको डाला गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान टिकैत उमराव सिंह के भाई घासी सिंह को गिरफ्तार कर लोहरदगा के जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, टिकैत उमराव सिंह के शेख भिखारी के साथ 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर किस तिथि को फांसी दी गई। तो टिकैत उमराव सिंह को शेख भिखारी के साथ 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर किस तिथि को फांसी दी गई। तो याद रखिएगा कि इनको जो फांसी दी गई थी वो 8 जनवरी 1858 को दी गई थी। अगला है शेख भिखारी। तो शेख भिखारी को जान लेते हैं। 1857 विद्रोह के नायक शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था। तो 1857 विद्रोह के नायक शेख भिखारी जी का जन्म 1819 में हुआ था। कब हुआ था? 1819 में हुआ था और ये रांची जिले के ओरमांझी थाना के खुदिया गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शेख फालवान तथा शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के दीवान हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है अपना कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी शेख भिखारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी शेख भिखारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 1857 के विद्रोह के नायक शेख भिखारी का जन्म 1819 में रांची के ओरमांझी थाना के खुदिया नामक ग्राम में हुआ था। बिल्कुल ये कथन सही है। इनके पिता का नाम शेख फालवान था तथा शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के दीवान हुआ करते थे। ये भी कथन सत्य हो जाएगा। शेख भिखारी ने टिकैत उमराव सिंह के साथ मिलकर 1857 के विद्रोह में भाग लिया तथा अंग्रेजी फौज को रोकने के लिए चूटू पालू के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। तो ये भी अपना तीसरा भी कथन सत्य है। पहला, दूसरा, तीसरा कथन सत्य हो गया। चौथा देख लेते हैं। इन्होंने संथालों के भी विद्रोह में भाग लेने के लिए संथालों को भी इस विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को वट के वृक्ष के नीचे चुटूपाली घाटी में लटकाकर फांसी दी गई थी। तो ये सभी आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर हो जाएगा। अगला है कि शेख भिखारी किसके साथ मिलकर 1857 के विद्रोह में भाग लिया। शेख भिखारी ने किसके साथ मिलकर 1857 के विद्रोह में भाग लिया। तो आंसर होगा टिकैत उमराव सिंह के साथ मिलकर इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था और ये टिकैत उमराव सिंह के दीवान हुआ करते थे। 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोह से किसने संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया। 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से किसने संपर्क कर उन्हें विद्रोह में हिस्सा लेने और विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया था। तो ये शेख भिखारी जो थे इनके द्वारा जो है उनको प्रेरित किया गया था। अगला है शेख भिखारी को किस तिथि को गिरफ्तार किया गया। तो शेख भिखारी को 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया गया और इनको 8 जनवरी 1858 को फांसी पर लटकाया गया। अब हम लोग देखते हैं नीलांबर और पीताम्बर। तो नीलांबर और पीताम्बर को हम लोग देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है ऑलरेडी मैंने कंप्यूटर का, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और ख़ास तौर पे झारखंड एसएससी सीजीएल को टारगेट आपने किया हुआ है तो आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर का वेटेज जो है 20 क्वेश्चन आने हैं और उसका वेटेज बहुत अच्छा है और कम समय में आप जो है 20 में एटलीस्ट तो 18 क्वेश्चन आप सही निश्चित तौर पे कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको करना क्या है कि अगर आपने कंप्यूटर कहीं से पढ़ रखी है थ्योरी, तो आप इस चैनल पे हमने कंप्यूटर का प्लेलिस्ट बना दिया है और एमसीक्यू के माध्यम से हमने पूरा बुक कंप्लीट करा दिया है कंप्यूटर का। तो आप थ्योरी पढ़े हों या नहीं भी पढ़े हों तो आप वहाँ से देख लीजिए
लगभग जो है 5 प्रैक्टिस सेट्स और जितने चैप्टर हो सकते हैं झारखंड जो एसएससी के लिए कंप्यूटर के लिहाज से सारे हमने बुक को चैप्टर वाइज एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करा दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है जो ये बुक मैं झारखंड स्पेशल जो करा रहा हूँ, ये झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू का बुक है और उसी को मैं यहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ। और 7 वीडियो और आएंगे, 7 से 8 वीडियो में मैं पूरा का पूरा ये बुक आपका कंप्लीट करा दूँगा। और जैसे ये बुक कंप्लीट करा दूँगा फिर जो है हम लोग जो है साइंस पे लगेंगे। और साइंस का जो आजकल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो एनसीईआरटी से खास तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एनसीईआरटी साइंस का जो एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू जितने भी बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है उसको भी चैप्टर वाइज साइंस पूरा साइंस इस चैनल पे कराया जाएगा। और मेरा टारगेट है कि आपके एग्ज़ाम के जो है 15 दिन पहले सारे मैं जो है पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा। और आप जो होगा आपको समय मिलेगा कि जो भी आपने पढ़ा है आप कोशिश करिएगा कि 1 सप्ताह के भीतर पूरे को आप रिवीजन कर लीजिए और उसके बाद आप जितना हो सके टेस्ट लगा लीजिए, फिर एग्ज़ाम में बैठिए। निश्चित तौर पे आप औरों के कंपेयर में अच्छा करेंगे और आपका जो सपना है उस सपने को साकार निश्चित तौर पे आप कर पाएंगे। तो इसलिए आप चैनल पे शुरू से अंत तक जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जो भी बताया जाता है उसको ध्यान से सुनिए, निश्चित तौर पे आप अच्छा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1857 के विद्रोह में पलामू के किस भोक्ता नेता ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया? 1857 के विद्रोह में पलामू के किस भोक्ता नेता ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया? तो वो थे नीलांबर पीताम्बर। 1857 के विद्रोह में पलामू के नीलांबर पीताम्बर भोक्ता नेताओं ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया। भोक्ता खरवार जनजाति की उपजाति या शाखा है। 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ चेरो एवं खरवार जनजातियों ने दिया और ये गुरिल्ला युद्ध में बड़े ही निपुण थे। झारखंड के पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो झारखंड के पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो पहला बोला गया कि पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर नामक 2 भाइयों ने किया। बिल्कुल सही बात है। 21 अक्टूबर 1857 को नीलांबर पीताम्बर ने चैनपुर, शाहपुर तथा लेस्लीगंज पर आक्रमण कर अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान किया। तो ये दूसरा भी कथन सही है। और डाल्टन ने नीलांबर पीताम्बर को गिरफ्तार कर 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। किस तिथि को नीलांबर पीताम्बर ने चैनपुर, शाहपुर तथा लेस्लीगंज पर आक्रमण कर अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान किया? तो ध्यान रखेंगे कि ये 21 अक्टूबर 1857 को 21 अक्टूबर 1857 को नीलांबर पीताम्बर ने चैनपुर, शाहपुर तथा लेस्लीगंज पर आक्रमण कर अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान किया। अगला है कि निम्न में से किस तिथि को भोक्ता सरदार के चेमोगढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया? निम्न में से किस तिथि को भोक्ता सरदार के चेमोगढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया? तो ये 13 फरवरी 1858 को भोक्ता सरदार के चेमोगढ़ पर डाल्टन के द्वारा हमला किया गया था। भोक्ता सरदार नीलांबर पीताम्बर कहाँ के विरोधियों से मिल गए थे? तो भोक्ता सरदार नीलांबर पीताम्बर ये शाहाबाद के विरोधियों से मिल गए थे। भोक्ता सरदार नीलांबर पीताम्बर शाहाबाद
के विरोधियों से मिल गए थे और शाहाबाद के बाबू अमर सिंह क्रांतिकारी का पदार्पण जो है वो इसी समय पदार्पण जो है इनका इसी समय जो है वो हुआ था। ध्यान रखिएगा कि पदार्पण जो है इसी समय खरौंदी जो कि पलामू में ही है, यहाँ इनका पदार्पण हुआ था। आगे चलिए देखते हैं बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा ये आदिवासी नेता थे। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे और इनका जन्म 15 नवंबर 1875 दिन बृहस्पतिवार को उदिहाती गांव खूंटी में हुआ था। बिरसा पेशे से बुनकर थे। तो बिरसा मुंडा कौन थे? तो ये आदिवासी नेता थे और इनका जन्म 15 नवंबर 1875 दिन बृहस्पतिवार को उदिहाती गांव खूंटी में जो है इनका जन्म हुआ था और बिरसा पेशे से बुनकर थे। बिरसा पेशे से क्या थे? तो बुनकर थे। अगला है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा सलगा स्कूल में हुई, बिल्कुल सही है। बाद में इन्होंने बुरजू मिशन स्कूल में माध्यमिक शिक्षा ली, ये भी सही है। इनके प्रारंभिक गुरु जयपाल नाग तथा आध्यात्मिक गुरु आनंद पांडे थे। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 3 फरवरी 1900 को बंदगांव के जगमोहन सिंह के याद में वीर सिंह महदी ने 500 रुपये इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवाया, ये सही है। बिरसा को गिरफ्तार कर डोरंडा कारागार में रखा गया, जहां 9 जून 1900 को रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण हैजा बताया गया। तो ध्यान रखिएगा, पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएंगे। 15 नवंबर 2021 को रांची परिसर में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। अगला है कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम कदमी था। तो ध्यान रखिएगा ये बात कि बिरसा मुंडा जी के पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम कदमी था। बिरसा मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बोला गया बिरसा मुंडा 5 भाई थे, कोंता, दस्कीर, चंपा, बिरसा एवं कान्हू। बिरसा अपनी माता पिता के चौथे पुत्र थे। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है और इनका परिवार ईसाई था। सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। विषय और जन्म स्थान का मैच करना है। तो विषय और जन्म स्थान का मैच करिए। तो जन्म की बात करें तो आपको पता ही होगा कि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। तो ये का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए का ये बी और सी ऐसे ही कट गया, तो ए का यही होगा। जन्म स्थल इनका कहाँ है? जन्म स्थल उदिहातू खूंटी में। कहाँ पे? उदिहातू गांव खूंटी में, खूंटी जिला में इनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम अभी आपने जाना कि सुगना मुंडा था और गुरु कौन थे? आनंद पांडे। तो इस तरह से ऑप्शन अपना दूसरा का आप देख सकते हैं सी। तो दूसरा का सी कौन सा है? दूसरा का सी तो डी। तो पहला गलत हो गया, डी नंबर अपना आंसर हो जाएगा। जन्म की बात करें 15 नवंबर 1875 को और जन्म स्थल उदिहाती गांव खूंटी जिला। पिता का नाम सुगना मुंडा, गुरु का नाम आनंद पांडे। बचपन में बिरसा सरना से किस धर्म में दीक्षित हुए थे? तो बचपन में बिरसा सरना से किस धर्म में दीक्षित हुए थे? तो ईसाई धर्म में। बचपन में बिरसा सरना से ईसाई धर्म में दीक्षित हुए थे। बिरसा ईसाई धर्म में धर्मांतरण 7 मई 1886 को चाईबासा लुथेरन मिशन में हुआ था।
और बचपन में बिरसा सरना से ईसाई धर्म में दीक्षित हुए। ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद बिरसा का नाम दाऊद एवं उनके पिता का नाम मसीह दास रखा गया। बिरसा मुंडा के धार्मिक प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बिरसा मुंडा के धार्मिक प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो बिरसा अपने धर्म, विशेषकर वैष्णव धर्म पर बल देते थे, तो ये पहला सही है। बिरसा पूर्णतया वैष्णव हो गए थे, तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा भी सत्य है। और बिरसा जनेऊ, खड़ाऊं और हल्दी के रंग में रंगी धोती पहनते थे, तो ये भी सही है। तो सभी के सभी कथन जो है ये सत्य हो जाएंगे। अगला है आपको मैं सुमेधन करना है। तो एक तरफ जो है जनजाति है, एक तरफ क्या है जनजाति है, और दूसरी तरफ जो है वो एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। इधर है जनजाति, फिर आराध्य देवता और प्रारंभिक शिक्षा। तो जनजाति की बात करें तो जनजाति बिरसा मुंडा की बात हो रही है, तो इनकी जनजाति जो है मुंडा जनजाति से आते थे। और इनके आराध्य देवता की बात करें तो सिंगबोंगा यानी सूर्य जो देवता थे इनके आराध्य देवता। और प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो जर्मन एवेंजलिक चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई। और इनके विद्रोह का नाम मुंडा विद्रोह। तो सभी जो है ये सूची जो है सत्य रूप में यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। अगला है, यहाँ देख सकते हैं बिरसा मुंडा जो है मुंडा जनजाति से आते थे। आराध्य देवता मुंडाओं का सिंगबोंगा सूर्य देवता। प्रारंभिक शिक्षा जर्मन एवेंजलिक चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में। विद्रोह का नाम मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान किसने कहा? तो ये थानेदार मृत्युंजय नाथलाल ने इनको भगवान कहा। बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान थानेदार मृत्युंजय नाथलाल ने कहा था। और बिरसा मुंडा आदिवासियों से सिंगबोंगा की पूजा करने के लिए कहा करते थे। बिरसा ने 1895 ईस्वी में अपने आप की पूजा करने के लिए अपने आप को सिंगबोंगा का दूत बताया। और बिरसाइयत धर्म को बिरसा मुंडा ने चलाया। झारखंड के बिरसा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के बिरसा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो खूंटी के समीप डोम्बारी पहाड़ी बिरसा आंदोलन का केंद्र बना। तो खूंटी के समीप डोम्बारी पहाड़ी ये बिरसा आंदोलन का केंद्र बना, सही है। 25 दिसंबर 1899 को बिरसा द्वारा वास्तविक विद्रोह शुरू कर दिया गया। तो दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो बिरसा मुंडा को प्रथम बार 1895 में गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा को प्रथम बार 1895 में गिरफ्तार किया गया। बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त स्ट्रीट फेड था। और 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ दिया गया। अगला है, निम्न में से किसे 19 नवंबर 1895 को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के अधीन दोषी ठहराया गया और मुख्य अपराधी के रूप में सश्रम कैद की सजा सुनाई गई तथा 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया? निम्न में से किसे 19 नवंबर 1895 को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के अधीन दोषी ठहराया गया और मुख्य अपराधी के रूप में सश्रम कैद की सज़ा सुनाई गई तथा 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया? तो ये बिरसा मुंडा को ध्यान रखिएगा। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि ने 500 रुपये इनाम के लालच में जो है वो निम्न में से किसे गिरफ्तार करवाया? तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि ने 500 रुपये इनाम के लालच में जो है निम्न में से किसे गिरफ्तार कराया? तो ये बिरसा मुंडा को।
बिरसा मुंडा को जो है इसके द्वारा गिरफ्तार कराया गया। निम्न में से किस नेता को 9 जून 1900 को रांची के कोकर स्थित रांची डिस्टिलरी के निकट एक नाले के किनारे दफना दिया गया, जहां एक स्मारक बनाया गया है। निम्न में से किस नेता को 9 जून 1900 को रांची के कोकर स्थित रांची डिस्टिलरी के निकट एक नाले के किनारे दफना दिया गया, जहां एक स्मारक बना दिया गया है? तो ये बिरसा मुंडा को। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक किसे माना जाता है? तो झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक किसे माना जाता है? तो बिरसा मुंडा को माना जाता है। झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक बिरसा मुंडा को माना जाता है। झारखंड क्षेत्र की व्यथा समझने वाले प्रथम आदिवासी नेता बिरसा मुंडा थे। अगला है अपना, बिरसा मुंडा को आम जनजातियाँ क्या कहती हैं? बिरसा मुंडा को आम जनजातियाँ धरती आबा एवं भगवान कहती हैं। बिरसा मुंडा को आम जनजातियाँ धरती आबा एवं भगवान कहती हैं। और बिरसा मुंडा झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता हैं जिनका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। अगला है गया मुंडा। तो गया मुंडा को देखते हैं। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता गया मुंडा थे। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता गया मुंडा थे। और गया मुंडा खूंटी जिले के एटकडीह गांव के रहने वाले थे। एटकडीह गांव तजना नदी के तट पर स्थित है। और गया मुंडा के हाथों मारा जाने वाला सिपाही जयराम था। गया मुंडा बिरसा मुंडा के सेना नायक थे। रांची के डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड गया मुंडा को गिरफ्तार करने किस तिथि को उसके गांव एटकडीह पहुंचे? तो रांची के डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड गया मुंडा को गिरफ्तार करने किस तिथि को उसके गांव एटकडीह पहुंचा? तो ध्यान रखिएगा, ये पहुंचा था 6 जनवरी 1900 को। कब पहुंचा था? 6 जनवरी 1900 को रांची का डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड गया मुंडा को गिरफ्तार करने 6 जनवरी 1900 को उसके गांव जो है एटकडीह ये पहुंचा था। अगला है कि गया मुंडा और उसके मंझले पुत्र सांदरे मुंडा को कब फांसी दी गई? तो गया मुंडा और उसके मंझले पुत्र सांदरे मुंडा को फांसी जो है 22 अक्टूबर 1901 को दी गई। कब दी गई? 22 अक्टूबर 1901 को। गया मुंडा और उसके मंझले पुत्र सांदरे मुंडा को 22 अक्टूबर 1901 को फांसी दे दी गई। गया मुंडा के अगले पुत्र डोंक मुंडा को आजीवन कारावास की सजा दी गई और आजीवन देश निर्वासन का दंड पाए। जय मासी गया मुंडा का बेटा था और गया मुंडा की पत्नी माकी को 2 वर्ष की कारावास की सजा मिली। जतरा भगत। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जतरा भगत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जतरा भगत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जतरा भगत का जन्म गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड में चिंगरी नवाटोली गांव में 1888 को एक उरांव परिवार में हुआ था। ये सही है। इनके पिता का नाम कोडल उरांव तथा माता का नाम लिवरी एवं पत्नी का नाम बुधनी था। ये भी सही है। जतरा भगत द्वारा अप्रैल 1914 में टाना भगत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ये भी कथन सही है। ये भी कथन सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा ये सही हो गया। और दरअसल टाना उरांव जनजाति की एक शाखा है तथा टाना भगत आंदोलन का आरंभिक स्वरूप सुधारवादी था एवं बाद में यह राजनीतिक हो गया। तो ये सभी के सभी जो है ये कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जतरा भगत के संदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जतरा भगत के संदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला बोला गया कि आंदोलन के आरंभ में जतरा भगत ने
उरांव लोगों के बीच मदिरापान न करने, मांस न खाने, जीव हत्या न करने का संदेश दिया। ये सही है। वहीं अपने घरों के आंगन में तुलसी, चौरा एवं सफ़ेद झंडा लगाने, बैठ बेगारी को समाप्त करने का संदेश दिया। तो ये भी दूसरा भी कथन सही है। और खेतों में शुक्रवार को हल न चलाने एवं अंग्रेजी आदेश मानने का संदेश दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर अपना हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी जतरा भगत ने खेतों में गुरुवार को हल न चलाने एवं अंग्रेजी आदेश न मानने का संदेश दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा। झारखंड क्षेत्र के किस आंदोलन से जतरा उरांव संबंधित है? तो झारखंड क्षेत्र के किस आंदोलन से जतरा उरांव संबंधित है? तो ये टाना भगत आंदोलन से। झारखंड क्षेत्र के टाना भगत आंदोलन से जतरा भगत संबंधित हैं और जतरा भगत को गिरफ्तार करने के पश्चात रांची जेल में रखा गया था और टाना उरांव जनजाति की एक शाखा है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जतरा भगत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जतरा भगत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला बोला गया कि ब्रिटिश सरकार ने जतरा भगत को उत्तेजनापूर्ण विचारों का प्रचार, ब्रिटिश सरकार ने जतरा भगत को उत्तेजनापूर्ण विचारों का प्रचार एवं उरांव जनजाति को भड़काने के आरोप में 7 अनुयायियों के साथ 1916 में गिरफ्तार कर 1.5 साल की सज़ा दे दी। ये सही है। जतरा को नए सिद्धांत का प्रचार नहीं करने की शर्त पर 1918 में रिहा किया गया। जतरा भगत को नए सिद्धांत का प्रचार नहीं करने की शर्त पर 1918 में रिहा किया गया। तो दूसरा भी कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। तीसरा भी है, इसमें देख लेते हैं। तीसरा है, नहीं पहला दूसरा ही है, तो दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है, टाना भक्तों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? टाना भक्तों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बोला गया कि इनके आंगन में तुलसी, चौरा और सफ़ेद झंडा आवश्यक है। तो ये पहला सही है। ये सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति होते हैं, ये भी सही है। खादी का वस्त्र और खादी का तिरंगा इनके जीवन संगी है। तो सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है, जतरा भगत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जतरा भगत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये हेसराग गांव के एक भंग भगत के यहाँ झाड़ फूंक तथा मती ओझा के मंत्र सीखने जाते थे। ये हेसराग गांव के एक भंग भगत के यहाँ झाड़ फूंक तथा मती ओझा के मंत्र सीखने जाते थे। तो ये पहला वाला तो सही है, लेकिन वो तो कह रहा है गलत कथन की पहचान करनी है, तो पहला सही है। उन्होंने लोगों को बताया कि स्नान करते समय उन्हें धर्मेश का साक्षात दर्शन हुआ है, ये भी सही है। उनके पुत्र, ध्यान रखिएगा, उनके 4 पुत्र तथा 2 पुत्रियां थी, ये भी सही है। इनकी मृत्यु 1915 में हो गई थी, ये गलत है। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1916 में हुई थी। कब हुई थी? इनकी मृत्यु 1916 में हुई थी, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे है कि बाबू राम नारायण सिंह। तो बाबू राम नारायण सिंह को देखते हैं। आदर्श सिद्धांत और व्यवहार के अद्भुत मिसाल स्वतंत्रता सेनानी बाबू राम सिंह नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? आदर्श सिद्धांत और व्यवहार के अद्भुत मिसाल स्वतंत्रता सेनानी बाबू राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये 19 दिसंबर 1885 को हुआ था। आदर्श सिद्धांत और व्यवहार के अद्भुत मिसाल स्वतंत्रता सेनानी बाबू राम नारायण सिंह का जन्म 19 दिसंबर 1885 ईस्वी को चतरा जिले के तेतरिया गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम भोली सिंह और इन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा हजारीबाग जिले के स्कूल से पास की थी। अगला है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी
झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि राम नारायण सिंह ने आईए की परीक्षा संत कोलंबो कॉलेज हजारीबाग से पूरा किया, तो ये पहला सही है। बीए की शिक्षा रिपन कॉलेज कोलकाता से प्राप्त की, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा ये दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएंगे। रामनारायण सिंह ने लॉ की डिग्री कलकत्ता से प्राप्त की। स्वराज लूट गया पुस्तक के रचयिता कौन है? स्वराज लूट गया पुस्तक के रचयिता कौन है? रामनारायण सिंह। स्वराज लूट गया पुस्तक के रचयिता रामनारायण सिंह है। रामनारायण सिंह 1913 में असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त हुए। इस पद से उन्होंने 1915 में इस्तीफा दे दिया। रामनारायण सिंह किस वर्ष हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए, जिस पर वे 1946 तक रहे? रामनारायण सिंह किस वर्ष हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए, जिस पर वे 1946 तक बने रहे? तो ये 1924 में। रामनारायण सिंह 1924 ईस्वी में हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए, जिस पर वे 1946 तक कार्यरत रहे। अगला है कि रामनारायण सिंह किस वर्ष इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय धारा सभा के सदस्य बने, जिस पर वे 1946 तक रहे? तो रामनारायण सिंह किस वर्ष इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने, जिस पर वे 1946 तक रहे? तो ये वर्ष 1927 का समय था। रामनारायण सिंह 1927 में इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय धारा सभा के सदस्य बने, जिस पर वे 1946 तक रहे। रामनारायण सिंह 1946 में संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1952 के लोकसभा चुनाव में रामनारायण सिंह निम्न में से किस लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए? तो 1952 के लोकसभा चुनाव में रामनारायण सिंह निम्न में से किस लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए? तो ये हजारीबाग से। कहाँ से? हजारीबाग से। 1952 के लोकसभा चुनाव में रामनारायण सिंह हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो रामनारायण सिंह। छोटा नागपुर केसरी के नाम से रामनारायण सिंह जाने जाते हैं। छोटा नागपुर केसरी के नाम से रामनारायण सिंह जाने जाते हैं। 24 जून 1964 को बाबूराम नारायण सिंह ने मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 18 मार्च 1940 को रामगढ़ में कांग्रेस के 53वां अधिवेशन में रामनारायण सिंह को किसने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से अलंकृत किया था? तो ये ध्यान रखिएगा, ये अलंकृत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 18 मार्च 1940 को रामगढ़ में कांग्रेस के 53वां अधिवेशन में रामनारायण सिंह को महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से अलंकृत किया था। योग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना किसने की? योग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना रामनारायण सिंह ने करी थी। किसने करी थी योगाश्रम की स्थापना? रामनारायण सिंह ने। अगला, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो झारखंड के जो भी हम लोग देख रहे थे यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी यानी झारखंड की जो प्रमुख विभूतियाँ हैं उसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग देखेंगे राज्य गठन से जुड़े विभूति। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विभूति हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं राज्य गठन से जुड़े विभूति। तो राज्य गठन से जुड़े विभूति को देखते हैं। तो सबसे पहला नाम आएगा अपना जयपाल सिंह मुंडा जी का। तो जयपाल सिंह मुंडा हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना भी की थी? तो हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की भी स्थापना करी थी? तो ये जयपाल सिंह थे। जयपाल हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता
वह नेता जयपाल सिंह थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल पार्टी की स्थापना 1950 में की थी। कब की थी? 1950 में। अलग झारखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता मरांग गोम के जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? तो अलग झारखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता मरांग गोम के जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ये 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 3 जनवरी 1903 को। अलग झारखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता मरांग गोम के जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी में खूंटी जिले के टकरा गांव में हुआ था। जयपाल सिंह का बचपन का नाम वेनंद पाहन था। ईसाई बनने के बाद जयपाल सिंह का नाम ईश्वरदास पड़ा। इनके सांस्कृतिक गुरु सुकरा पाहन थे और मरांग गोम के नाम से जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। झारखंड के अलग राज्य आंदोलन से जुड़े नेता जयपाल सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के अलग राज्य आंदोलन से जुड़े नेता जयपाल सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सत्य कथन की पहचान करनी है। तो बोला गया कि इन्होंने एमए की परीक्षा ऑक्सफोर्ड से 1922 में पास की थी। बिल्कुल सही बात है। आप सोच सकते हैं कि उस समय जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ता हो वो कैसा रहा होगा। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में इनकी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। और जयपाल सिंह 1934 से 37 ईस्वी तक डच कंपनी को छोड़कर अचीवमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स गोल्ड कास्ट पश्चिमी अफ्रीका में प्राध्यापक रहे। तो पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है, खूंटी के किस पुरोहित ने इनका नामकरण जयपाल सिंह किया? खूंटी के किस पुरोहित ने इनका नामकरण जयपाल सिंह किया? तो जयपाल मिश्र ने। खूंटी के जयपाल मिश्र पुरोहित ने इनका नामकरण जयपाल सिंह किया। संत पॉल स्कूल के प्राचार्य जयपाल सिंह को पुरोहित बनाने के उद्देश्य से इंग्लैंड 1919 में ले गए। अगला है निम्न में से किसके कप्तानी में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह के नेतृत्व में। निम्न में से किसके कप्तानी में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा ये जयपाल सिंह के नेतृत्व में। अगला है कि जयपाल सिंह के कप्तानी में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। अब अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के अलग राज्य आंदोलन से जुड़े नेता जयपाल सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? झारखंड के अलग राज्य आंदोलन से जुड़े नेता जयपाल सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की आपको पहचान करनी है। तो चलिए सही कथन की पहचान करते हैं। तो पहला बोला गया है कि जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने तथा सर्वप्रथम बृहत्तर झारखंड की मांग की। तो ये पहला बिल्कुल सही है। और वे 1946 में संविधान सभा के सदस्य बनाए गए। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जयपाल सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जयपाल सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1934 से 37 तक डच कंपनी को छोड़कर अंचीमोट कॉलेज ऑफ कॉमर्स गोल्ड कोस्ट पश्चिम अफ्रीका में प्राध्यापक बने, बिल्कुल सही है। और 1937 में ये रायपुर के प्रिंस कॉलेज में सीनियर असिस्टेंट मास्टर, फिर से बाद में वाइस प्रिंसिपल बने, ये भी सही है। ये बीकानेर रेवेन्यू कमिश्नर बने और बर्मा सेल के मैनेजर भी बने। तो ABC ये सभी के सभी कथन जो हैं ये सत्य हो जाएंगे। अगला है सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो ये जन्म है, किसका जन्म की बात हो रही है?
तो जयपाल सिंह की जन्म। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो अभी आपने देखा 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 3 जनवरी 1903 को। और स्थान की बात करें, इनका जो स्थान की इनका जो जन्म स्थान है वो कौन है? तो टकरा गांव खूंटी में है। और परिवार की बात करें तो मुंडा परिवार। कौन सा परिवार? मुंडा परिवार। और इनका मूल नाम क्या था? तो वेनद पाहन इनका मूल नाम था। तो पहला का 3, तो पहला का ए हो जाएगा, तो पहला का ए यहाँ पे है। फिर दूसरा का इन्होंने कहा है कि दूसरा का अपना डी हो जाएगा, तो दूसरा का डी भी है। तीसरा का इन्होंने कहा है सी, तो सी भी है। और चौथा का इन्होंने कहा है बी, तो बी भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है ध्यान दीजिए कि इन्होंने कहा कि 1950 में स्थापित झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये जयपाल सिंह मुंडा थे। 1950 में स्थापित झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयपाल सिंह थे। 1950 में स्थापित झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह थे। और झारखंड पार्टी का गठन जमशेदपुर में किया गया। यह आदिवासी एवं गैर आदिवासियों का प्रथम सम्मिलित जो है ये पार्टी था। अगला है कि 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय के पश्चात विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को कौन सा मंत्री बनाया गया? 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया गया। फिर उसके बाद विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को कौन सा मंत्री बनाया गया? तो ये सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत का मंत्री बनाया गया। 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय के पश्चात विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत मंत्री बनाया गया था। अगला है जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई? तो जयपाल सिंह की मृत्यु 20 मार्च 1970 को हुई थी। तो जयपाल सिंह की मृत्यु 20 मार्च 1970 67 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में उनके निवास पर मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण हुआ था। जयपाल सिंह के वैवाहिक जीवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो जयपाल सिंह के वैवाहिक जीवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इनका प्रथम विवाह कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री तारा मजूमदार से हुई थी। तो ये सही बात है। जहां आरा इनकी दूसरी पत्नी थी, तो ये भी सही है। जहां आरा केंद्र सरकार में उड्डयन मंत्री, पर्यटन मंत्री, शिक्षा उप मंत्री बनी। तो ये सभी के सभी कथन जो होंगे ये सत्य हो जाएंगे। झारखंड के अलग राज्य आंदोलन से जुड़े नेता जयपाल सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो झारखंड के अलग राज्य आंदोलन से जुड़े नेता जयपाल सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इन्हें मरांग गोम के मुंडा राजा एवं बिरसा मुंडा का अवतार कहा जाता है। बिल्कुल पहला सही है। वहीं बात करें जयपाल सिंह 1952 से 70 तक खूंटी के सांसद बने रहे और इनका निधन 20 मार्च 1972 को हो गया। तो दूसरा कथन बिल्कुल सरासर गलत है। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जयपाल सिंह जो है 1952 से 70 तक खूंटी के सांसद बने रहे, ये तो बात सही है। लेकिन इनका अगर मृत्यु की बात करें तो 20 मार्च 1972 नहीं 1970 को हुई थी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब आगे आइए, आगे चलते हैं। अब दोस्तों राज्य के गठन से जुड़े विभूति को हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे अन्य प्रमुख व्यक्तित्व को हम लोग चलिए देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों झारखंड के अन्य प्रमुख व्यक्तित्व, जिसमें पहले हम लोग जानेंगे लांस नायक अल्बर्ट एक्का को। तो अपनी वीरता, अनुशासन प्रियता, कर्तव्य निष्ठा
एवं सहनशीलता के लिए विख्यात लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म कब हुआ था? अपनी वीरता, अनुशासन प्रियता, कर्तव्य निष्ठा एवं सहनशीलता के लिए विख्यात लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म ये 1942 में हुआ था। अपनी वीरता, अनुशासन प्रियता, कर्तव्य निष्ठा एवं सहनशीलता के लिए विख्यात लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के जरी गांव में 1942 में हुआ था। अगला है कि झारखंड के परम वीर चक्र प्राप्त करता लांस नायक अल्बर्ट एक्का के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के परमवीर चक्र प्राप्त करता लांस नायक अल्बर्ट एक्का के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला बोला गया अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के जरी गांव में 27 दिसंबर 1942 को हुआ था, तो ये पहला सही है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए थे, ये भी सही है। अल्बर्ट एक्का थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक थे, तो तीसरा भी कथन सही है। वहीं चौथा की बात करें तो पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले को अल्बर्ट द्वारा विफल किया गया था और इसी दौरान वे शहीद हो गए थे, तो सभी के सभी यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। अगला है कि अल्बर्ट एक्का के पिता का क्या नाम था? तो अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम जूलियस एक्का था। क्या नाम था? जूलियस एक्का। अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम जूलियस एक्का तथा माता का नाम मरियम एक्का था एवं पत्नी का नाम बल्मादीन एक्का था। अगला है कि अल्बर्ट एक्का की पदोन्नति लांस नायक के रूप में किस युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन के एवज में हुआ था? तो अल्बर्ट एक्का की पदोन्नति लांस नायक के रूप में किस युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन के एवज में हुआ था? तो 1962 के भारत चीन युद्ध में 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अल्बर्ट एक्का की पदोन्नति लांस नायक के रूप में 1962 में भारत चीन युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण इनकी पदोन्नति हुई थी। अगला है भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक अल्बर्ट एक्का निम्न में से किस युद्ध में शत्रुओं के हमलों को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए? तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करेंगे भारतीय थल सेना, किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक अल्बर्ट एक्का निम्न में से किस युद्ध में शत्रुओं के हमलों को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए थे? तो आंसर हो जाएगा ये 1971 के भारत पाक युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस तिथि को अल्बर्ट एक्का ने अंतिम सांस ली? निम्न में से किस तिथि को अल्बर्ट एक्का ने अंतिम सांस ली? तो 3 दिसंबर 1971 में 3 दिसंबर 1971 को अल्बर्ट एक्का ने अंतिम सांस ली और अल्बर्ट एक्का के मरणोपरांत परमवीर चक्र के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार से इन्हें अलंकृत किया गया। अब देख लेते हैं कार्तिक उरांव। तो झारखंड के नेता कार्तिक उरांव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के नेता कार्तिक उरांव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कार्तिक उरांव गुमला उच्च विद्यालय से 1942 में मैट्रिक उत्तीर्ण हुए थे, बिल्कुल सही है। और 1948 में पटना साइंस कॉलेज से स्नातक की परीक्षा अभियांत्रिकी में पास की और 1950 से अभियंता की नौकरी की, तो ये भी सही है। इन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से एमएससी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, तो तीसरा भी सही है। और झारखंड के प्रखर नेता कार्तिक उरांव का जन्म 29 अक्टूबर 1925 को हुआ था, तो ये भी सही है। 1925 को नहीं हुआ था। झारखंड के प्रखर नेता कार्तिक उरांव का जन्म 29 अक्टूबर 1924 को हुआ था, तो ये 25 नहीं होगा, 1924 होना चाहिए, तो ये गलत है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा
ऑप्शन नंबर इसमें अपना ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। झारखंड के प्रखर नेता कार्तिक उरांव का जन्म जो है 29 अक्टूबर 1924 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था। कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये रीटा टोली गुमला में हुआ था। कार्तिक उरांव का जन्म रीटा टोली गुमला में हुआ था। कार्तिक उरांव का जन्म रीटा टोली गुमला में अक्टूबर 1924 को हुआ था और इनके पिता का नाम जबरा उरांव था। झारखंड के नेता कार्तिक उरांव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो झारखंड के नेता कार्तिक उरांव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। कार्तिक उरांव विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमनटले पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे, तो पहला सही है। वहीं हम दूसरा की बात करें, इनके समकालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लंदन में इनकी मुलाकात 9 जून 1960 को हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, जब झारखंड के नेता कार्तिक उरांव की बात करेंगे तो इनके समकालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लंदन में मुलाकात तो हुई थी, लेकिन 9 जून 1960 में नहीं हुई थी, 9 जून 1959 में हुई थी, तो इसलिए सेकंड नंबर गलत हो जाएगा। वहीं हम तीसरा की बात करें तो नेहरू जी के निमंत्रण पर इन्होंने विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौटे और HEC रांची में नौकरी आरंभ कर दी, तो पहला और तीसरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी समकालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लंदन में मुलाकात 9 जून 1959 को हुई थी। कार्तिक उरांव के शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है। कार्तिक उरांव की शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो गुमला उच्च विद्यालय से 1942 में मैट्रिक उत्तीर्ण किया, 1948 में पटना साइंस कॉलेज से स्नातक की परीक्षा अभियांत्रिकी में पास की और 1950 से अभियंता की नौकरी की, तो ये भी सही है। वहीं हम बात करें कि 1952 से 61 तक रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से एसएससी ठीक है इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, तो सभी के सभी यहाँ पे कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड के नेता कार्तिक उरांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कार्तिक उरांव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही कथन का पहचान करना है। कार्तिक उरांव सर्वप्रथम 1962 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े जिसमें विजयी हुए। तो कार्तिक उरांव सर्वप्रथम 1962 में कांग्रेस के टिकट पर लड़े और चुनाव में विजयी हुए, यही गलत है, ये विजयी नहीं हुए, हार गए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये पराजित हो गए थे, हार गए थे, तो पहला कथन गलत हो गया। 1967, 71 और 80 में कांग्रेस के टिकट पर लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से विजयी रहे, तो दूसरा सही है। वहीं हम बात करें कि कार्तिक उरांव केंद्र में केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री के पद पर भी रहे एवं केंद्रीय संचार मंत्री भी बने, तो दूसरा सही है और तीसरा सही है। वहीं हम चौथे की बात करें तो कार्तिक उरांव गुमला के बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं बिहार सरकार में मंत्री बने। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो है ये बिहार सरकार में मंत्री बने, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। कार्तिक उरांव सर्वप्रथम 1962 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े जिसमें वे हार गए थे। अगला है कि कार्तिक उरांव की शादी 1950 में किसके साथ हुआ जो बाद में सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भी बने। कार्तिक उरांव की शादी 1950 में किसके साथ हुआ जो बाद में सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भी बनी, तो ये सुमति उरांव के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? सुमति उरांव के साथ हुआ, और जो है ये बाद में सांसद और साथ में
सांसद बनने के बाद केंद्रीय मंत्री भी बनी थी। कार्तिक उरांव 1967, 71 एवं 80 में कांग्रेस के टिकट पर किस लोकसभा क्षेत्र से विजयी रहे? तो ये लोहरदगा से, कहाँ से? लोहरदगा से 1967, 71 और 80 में कांग्रेस के टिकट पर जो है विजयी हुए। अगला है कार्तिक उरांव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कार्तिक उरांव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला बोला गया इन्होंने केंद्र में केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री के पद को सुशोभित किया, बिल्कुल सही है। ये केंद्रीय संचार राज्य मंत्री भी बने, ये भी सही है। ये गुमला के बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं बिहार सरकार में मंत्री बने। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है अपना कि कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो ये 1968 में करी गई थी। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 ईस्वी में की गई थी और कार्तिक उरांव का निधन 8 दिसंबर 1981 में हुआ। शिबू सोरेन को देखते हैं कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? तो ये 1942 में इनका जन्म हुआ था। झारखंड के अग्रणी नेता दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म 1942 में नेमरा रामगढ़ में हुआ था और इनके पिता का नाम सोबरन मांझी तथा माता का नाम सोनामणि तथा पत्नी का नाम रूपी सोरेन था। शिबू सोरेन का मूल नाम शिवचरण लाल मांझी था। शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया? शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कब किया गया? तो ध्यान रखेंगे इसका गठन 1970 में किया गया था। शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन 1970 ईस्वी में किया गया और शिबू सोरेन प्रारंभ में महाजन व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन इन्होंने चलाया और उसकी अगुवाई इनके द्वारा करी गई थी। अगला है कि चिरूडीह नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया? चिरूडीह नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया? तो चिरूडीह नरसंहार मामले में 1975 ईस्वी में शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया। शिबू सोरेन पहली बार टुंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव कब लड़े जिसमें वे हार गए? तो शिबू सोरेन पहली बार टुंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव 1977 में लड़े लेकिन वो इसमें हार गए थे। शिबू सोरेन पहली बार टुंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव 1977 में लड़े जिसमें वे हार गए थे और शिबू सोरेन पहली बार लोकसभा हेतु 1980 में निर्वाचित हुए। ये दुमका के लोकसभा क्षेत्र का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने? शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री 2 मार्च 2005 को बने। शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री 2 मार्च 2005 में बने एवं दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री 27 अगस्त 2008 में बने। शिबू सोरेन को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव हारने के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। अगला है कि शिबू सोरेन किस वर्ष विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव डाली और इसके संस्थापक महासचिव बने? शिबू सोरेन किस वर्ष विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव डाली और इसके संस्थापक महासचिव बने? तो ये 1973 में। शिबू सोरेन 1973 में विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर JMM जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी बोलते हैं की नींव डाली और इसके संस्थापक महासचिव बने। शिबू सोरेन पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष 1987 में निर्वाचित घोषित किए गए। 1995 में
झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद जैक का गठन होने पर इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए? 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन होने पर इसके प्रथम अध्यक्ष जो है शिबू सोरेन बनाए गए। 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद जिसे जैक बोलते हैं गठन होने पर इसके पहले अध्यक्ष शिबू सोरेन बनाए गए। शिबू सोरेन को दिसोम गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है। महेशपुर की रानी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? महेशपुर की रानी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? महेशपुर की रानी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इन्होंने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया, सही है। इन्होंने अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति के जंगल काटकर खेत तैयार करने तथा छोटा नागपुर से संथालों को लाकर बसाने का विरोध किया। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। इन्हें भागलपुर जेल में 6 मई 1807 को फांसी दे दी गई। तो इन्हें भागलपुर जो है इन्हें भागलपुर में 6 मई 1807 को फांसी दे दी गई। तो ये सभी के सभी कथन जो है सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है कि पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला बोला गया कि 1857 ईस्वी की क्रांति में सिंहभूम क्षेत्र में इसकी अग्रणी भूमिका रही, ये सही है। वहीं हम बात करें अंग्रेज कैप्टन आर.सी. बर्च के विरोध के बावजूद इन्होंने 1857 के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दी, ये भी सही है। और कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करने के पश्चात इन्हें बंदी बनाकर बनारस में रखा गया, जहाँ 1870 में इनकी मृत्यु हो गई। तो सभी के सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। अगला है कि सिंदगी दही एवं कैली दही के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सिंदगी दही एवं कैली दही के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो झारखंड में आग्नेय भाषा परिवार में दही का अर्थ दीदी होता है, तो ये सही है। उरांव समुदाय की इन 2 महिलाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध रोहतासगढ़ किले पर कब्जे को लेकर में अद्भुत शौर्य प्रदर्शन किया। इसके नेतृत्व में महिलाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध में पुरुष वेश धारण कर पराक्रम दिखाया, जिसकी याद में आज भी प्रत्येक 12 वर्ष पर जनी शिकार का आयोजन किया जाता है। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हैं। अगला है शरद चंद्र राय के संबंध में कौन सा कथन सही है? शरद चंद्र राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला बोला गया कि ये भारत के पहले मानव विज्ञानी के रूप में प्रतिष्ठित हैं तथा इन्होंने मैन इन इंडिया संस्था की स्थापना की, बिल्कुल सही। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं बिरहोर मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, द खड़ियाज, उरांव ऑफ छोटा नागपुर इत्यादि है। तो ये दूसरा भी कथन सही है। 1917 में रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के निर्माण में इनकी विशेष भूमिका रही। तो सभी के सभी कथन ये सत्य हो जाएंगे। अगला है अपना क्वेश्चन कि नागरमल मोदी क्या है? नागरमल मोदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नागरमल मोदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक थे, जिन्होंने बाल विधवाओं के कल्याण के लिए कई संस्थाएं स्थापित की, सही है। इन्होंने झारखंड में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत में अग्रणी भूमिका निभाई, ये भी सही है। मारवाड़ी समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। तो ओवरऑल ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के सदस्य की जीवनी पर शरद चंद्र राय ने उपन्यास लिखी है?
तो आंसर हो जाएगा यदु गोपाल मुखर्जी। ध्यान रखिएगा कि यदु गोपाल मुखर्जी स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के सदस्य की जीवनी पर शरद चंद्र ने उपन्यास लिखी है। यदु गोपाल मुखर्जी स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के सदस्य की जीवनी पर शरद चंद्र राय ने उपन्यास लिखी है। ठेबले उरांव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठेबले उरांव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये प्रसिद्ध सरना एवं आदिवासी नेता थे, ये तो सही है। इन्होंने 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई, ये भी सही है। और इन्होंने 1930 में किसान सभा का गठन किया, ये भी सही है। इन्होंने राज्य में ईसाईकरण को बढ़ावा दिया, तो ये अपना गलत हो जाएगा। ये राज्य में ईसाईकरण को इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया था। तो अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है। विनोदानंद झा बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम एवं देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई। तो बिल्कुल ये पहला जो है सही है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छोटा नागपुर संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। तो ये दूसरा भी सही है, पहला भी सही हो गया। फिर देखते हैं कि पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित सिस्टर निर्मला मदर टेरेसा की मृत्यु के पश्चात मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनी तथा इनका वास्तविक नाम कुसुम जोशी था। ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है निम्न में से किस प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि के उन्मूलन में सक्रिय भूमिका निभाई? तो ध्यान रखिएगा ये सरस्वती देवी ने। किसने? सरस्वती देवी ने। अगला है अपना कि पद्मश्री रामदयाल मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पद्मश्री रामदयाल मुंडा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला बोला गया कि ये प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे तथा जनजातीय आधारित पुस्तक आदि धर्म इनकी प्रमुख कृति है। तो पहला ये सही है। फिर वहीं बात करें, इन्होंने रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय तथा क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बिल्कुल सही है, ये भी अपना सही हो जाएगा। ये सेकंड भी अपना सही हो जाएगा। फिर इन्होंने कला के क्षेत्र में अग्रणी योगदान हेतु पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सभी के सभी आंसर हो जाएंगे। अगला है विकास भारती नामक गैर सरकारी संस्था के सचिव अशोक भगत को जल प्रबंधन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी योगदान हेतु कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। विकास भारती नामक गैर सरकारी संस्था के सचिव अशोक भगत को जल प्रबंधन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी योगदान हेतु पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। झारखंड के रतन नवल टाटा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के रतन नवल टाटा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि रतन नवल टाटा वर्तमान में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल सही है। इनकी शिक्षण अध्यापन का कार्य हार्वर्ड बिजनेस स्कूल कर्नेल विश्वविद्यालय में पूर्ण हुआ। तो दूसरा भी सही है। रतन टाटा को पुरस्कारों के रूप में पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि से भारत सरकार द्वारा नवाजा जा चुका है। तो ये तीनों आपके सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। रतन टाटा को पुरस्कार के रूप में पद्म भूषण 2000 में, पद्म विभूषण 2008 में आदि से भारत सरकार द्वारा नवाजा जा चुका है। अगला है कि झारखंड के नेता जहांगीर रत्न जी दादा भाई टाटा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के नेता जहांगीर रत्न जी दादा भाई
टाटा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बोला गया कि इनके पिताजी का नाम रत्नजी दादाभाई टाटा एवं माता का नाम सुजैन बीरे था। सही है। इन्हें भारतीय नागर विमानन का पिता कहा जाता है। तो ये दूसरा भी सही है। इनके द्वारा 1945 में जमशेदपुर में टेल्को कंपनी की स्थापना की गई, जो इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव के लिए थी। तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला है अपना कि भारत के महान उद्योगपति तथा औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत के महान उद्योगपति तथा टाटा समूह घराने के संस्थापक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की पहचान की बात करें तो जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा भारत के महान उद्योगपति तथा औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक हैं। तो बिल्कुल पहला कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर दूसरा, नागपुर में लंकाशायर की तट पर सूत मिल की स्थापना की, ये भी सही है। इनके द्वारा 1903 में होटल ताजमहल मुंबई में स्थापित किया गया था। तो होटल ताज जिसे बोलते हैं, स्थापित किया गया था, ये सही है। झारखंड के सिंहभूम जिले में इस्पात कारखाने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज करने में सफलता प्राप्त की। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी के सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड के पत्रकारिता से संबंधित विभूति बलवीर दत्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के पत्रकारिता से संबंधित विभूति बलवीर दत्त के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला बोला गया कि इनका जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में हुआ था। सही है। इनकी शिक्षा दीक्षा रावलपिंडी में आरंभ हुई, परंतु देहरादून, अंबाला, कैंट एवं रांची में पूर्ण हुई। तो दूसरा भी कथन सही है। वहीं हम तीसरे की बात करें, इन्होंने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत रांची से की तथा रांची एक्सप्रेस अखबार से जुड़े साहित्य एवं पत्रकारिता में असाधारण योगदान के कारण इन्हें कई महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए। तो ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पत्रकारिता शिखर सम्मान, झारखंड गौरव सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है। तो ये सभी के सभी आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के पत्रकारिता से संबंधित विभूति राधा कृष्ण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के पत्रकारिता से संबंधित विभूति राधा कृष्ण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बोला गया कि झारखंड के प्रसिद्ध पत्रकार, कथाकार एवं साहित्यकार हैं। बिल्कुल सही बात है। इन्हें 1947 से 70 तक आदिवासी पत्रिका का संपादन किया, ये भी सही है। इनके द्वारा लिखित 18 कहानियों का संग्रह रामलीला का प्रकाशन 1946 में पुस्तक भंडार पटना के द्वारा किया गया। तो ये सभी के सभी कथन जो होंगे ये सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर अपना बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ओवरऑल जो भी झारखंड की विभूति थी, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी विभूतियाँ रही हों या चाहे वो अपना राज्य गठन से जुड़ी विभूतियाँ रही हों, या हम बात करें तो जो झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड राज्य की विभूतियाँ रही हों, तो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी विभूति, राज्य गठन से जुड़े विभूति और अन्य प्रमुख जो विभूति हो सकते थे उन सबको हमने कवर कर दिया है। अब अगले क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था। तो झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था में हम लोग जो है क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड की जातीय शासन व्यवस्था में यहाँ पे
पैदा होगा कि नागवंशी शासन व्यवस्था, फिर हम लोग पढ़ा शासन व्यवस्था और ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, फिर मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था और फिर मुंडा शासन व्यवस्था, फिर मांझी परगनैत शासन व्यवस्था और अन्य जनजाति शासन व्यवस्था। तो इतने सारे जो टॉपिक को हम लोग जो है झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले क्लास में इस टॉपिक को शुरू करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर कोई सुझाव हो तो आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी बातें रख सकते हैं। हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो और मेरी एफर्ट अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।